नमस्कार साथियों, एक बार मैं फिर से आपका अपने YouTube चैनल जीके ऑल एग्जाम फाइटर में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, रोज़ की तरह एक बार मैं फिर से आपके लिए जीके के अत्यंत ही महत्वपूर्ण 30 प्रश्न लेकर आया हूं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप पूरा वीडियो देखते हुए तीसों के तीसों प्रश्नों के जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से हम अपना पहला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि सन 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। जी हाँ दोस्तों, रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार का एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। बताइए कि सन 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। जी हाँ दोस्तों, तीसरा इज द राइट आंसर, लॉर्ड कैनिन। सन 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। लॉर्ड कैनिन था। यह प्रश्न हमारा यूपी में वीडियो के एग्जाम 2018 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और दूसरे नंबर का प्रश्न है कि शाहनामा के रचनाकार कौन थे। जी हाँ दोस्तों, हर एग्जाम में आपने भी कई एग्जाम दिए होंगे तो आपको यह भी मालूम होगा कि हर एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन इस तरह के पूछे जाते हैं, इसलिए हर क्वेश्चन को नोट करते चलिएगा। बताइए कि शाहनामा के रचनाकार कौन थे। जी हाँ दोस्तों, बेहद ही इंपॉर्टेंट पुस्तक का नाम है, बताइए कमेंट करके यदि आपको इसका आंसर मालूम है। जी हाँ दोस्तों, दूसरा इज द राइट आंसर, फिरदौसी। शाहनामा के रचनाकार कौन थे। फिरदौसी थे। चलिए दोस्तों, अगला और तीसरे नंबर का प्रश्न देखते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार का एग्जाम का रिपीटेड क्वेश्चन, इसलिए आप सबसे पहले पेन कॉपी उठाइए और इसको सबसे पहले नोट कीजिए, क्योंकि 100% यह क्वेश्चन आपके अगले एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। और बताइए यदि आपको इसका आंसर मालूम है, यह अनुप्रस्थ तरंगे किस माध्यम से उत्पन्न की जा सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह, पॉलीटेक्निक। जी हाँ दोस्तों, पॉलीटेक्निक के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि अनुप्रस्थ तरंगे किस माध्यम से उत्पन्न की जा सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, पहला इज द राइट आंसर, सिर्फ ठोस में। अनुप्रस्थ तरंगें सिर्फ ठोस माध्यम में ही उत्पन्न की जा सकती हैं। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और चौथे नंबर का प्रश्न है कि सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है। जी हाँ दोस्तों, कई बार का रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको हर क्वेश्चन को नोट करना है और इनमें से यदि किसी भी क्वेश्चन का आपको जवाब मालूम है तो बिना संकोच के आपको तुरंत कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। बताइए कि सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है। जी हाँ दोस्तों, संचरण पूछा गया है, ऊष्मा का संचरण, सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है। बेहद ही इंपॉर्टेंट और कई बार का एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है। जी हाँ दोस्तों, तीसरा इज द राइट आंसर, विकिरण द्वारा सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण होता है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि हर दिन हम आपके लिए ऐसे वीडियो लाते हैं आपको सबसे पहले प्राप्त हो, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और पांचवें नंबर का प्रश्न है कि मनुष्य की आंख पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनता है। जी हाँ दोस्तों, बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह प्रश्न हमारा 2014 में, जी हाँ दोस्तों 2014 में रेलवे के ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। बताइए कमेंट करके कि मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग में बनता है। रेलवे के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है ये, ग्रुप डी में। बताइए। जी हाँ दोस्तों, तीसरा इज द राइट आंसर, रेटिना पर। मनुष्य की आंखों में किसी वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है। रेटिना पर बनता है। चलिए दोस्तों, अगला और छठवें नंबर का प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और छठवें नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, छठवां प्रश्न बेहद ही इंपॉर्टेंट और कई बार का एग्जाम का रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए इस क्वेश्चन को भी आपको रफ कॉपी में जरूर नोट करना है, क्योंकि देखिएगा 100% आपके अगले एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जाएगा कि इनमें से किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, कमेंट करके बताइए यदि आपको इसका आंसर मालूम है। जी हाँ दोस्तों, पहला इज द राइट आंसर, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, अपना सातवां प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और सातवें नंबर का प्रश्न है कि शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। जी हाँ दोस्तों, आपको यह बताना है कि शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। जी हाँ दोस्तों, पहला इज द राइट आंसर, फीमर हमारे शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है जो जांघ पर पाई है। चलिए दोस्तों, आठवां प्रश्न देखते हैं।
हमारा अगला और 8वें नंबर का प्रश्न है कि अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक कौन है। जी हाँ दोस्तों, आपको भी ये मालूम होगा कि हर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बार बार रिपीटेड होते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक या दो क्वेश्चन लेखकों के नाम से हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। बताइए, हो सकता है यही पुस्तक का नाम भी आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए। यह हमारा प्रश्न टीजीटी में, जी हाँ दोस्तों, टीजीटी में पूछा गया प्रश्न है कि अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक कौन है। बताइए कमेंट करके। जी हाँ दोस्तों, तीसरा इज द राइट आंसर। तीसरा इज द राइट आंसर पारणी। पारणी जो है गलत प्रिंट हो गया है, परणी है। अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक कौन है? पारणी है। हमारा अगला और 9वें नंबर का प्रश्न है कि बाबरनामा मूल रूप से किसमें लिखा गया था। जी हाँ दोस्तों, बताइए, बेहद ही इंपॉर्टेंट और कई बार का एग्जाम का रिपीटेड क्वेश्चन है। यह प्रश्न हमारा रेलवे के एग्जाम में पूछा गया था। जी हाँ दोस्तों, रेलवे के एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया था, रेलवे ग्रुप डी में, कि बाबरनामा मूल रूप से किसमें लिखा जाता है। बताइए कमेंट करके बिना देर किए। जी हाँ दोस्तों, चौथा इज द राइट आंसर। बाबरनामा मूल रूप से तुर्की में लिखा गया था। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा 10वां प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। जी हाँ दोस्तों, बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह प्रश्न हमारा एसएससी एमटीएस में पूछा गया था। जी हाँ दोस्तों, एसएससी एमटीएस में 2019 में पूछा गया प्रश्न है यह कि उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। बताइए कमेंट करके फटाक से। जी हाँ दोस्तों, तीसरा इज द राइट आंसर, लखनऊ में। उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। चलिए दोस्तों, अगला और 11वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। एक और बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जी हाँ दोस्तों, एक और बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैं आपसे कहूँगा बार बार रिक्वेस्ट करके कि आप सबसे पहले इस क्वेश्चन को रफ कॉपी में नोट कर लीजिए। जी हाँ दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों न कर रहे हो, आप इस प्रश्न को सबसे पहले नोट कर लीजिए। यकीन मानिए कि देखिएगा 100% यह प्रश्न आपको अगले एग्जाम में देखने को मिलेगा, क्योंकि बेहद ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता नहीं सकता, यह प्रश्न 20 बार अलग अलग एग्जामों में बार बार पूछा गया प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में लोक अदालतों की शुरुआत कब की गई थी। बताइए कमेंट करके। बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में लोक अदालतों की शुरुआत कब की गई थी। जी हाँ दोस्तों, तीसरा इज द राइट आंसर, 1887 में। 1887 में उत्तर प्रदेश में लोक अदालतों की शुरुआत की गई थी। चलिए दोस्तों, अगला और 12वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला और 12वें नंबर का प्रश्न है कि इनमें से कौन सी एक कंप्यूटर की भाषा। जी हाँ दोस्तों, हर एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन आपके सिलेबस में कंप्यूटर टॉपिक हो या ना हो, लेकिन हर एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन कंप्यूटर से रिलेटेड पूछे ही जाते हैं। यकीन मानिए 100% आपके अगले एग्जाम में हो सकता है यही क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए कि इनमें से कौन सी एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है। बताइए। जी हाँ दोस्तों, यदि आप तैयारी करते हैं तो आप अपनी तैयारी का आकलन करिए और सही ईमानदारी के तरीके से कमेंट करके बताइए कि आपको इसका आंसर मालूम है कि नहीं मालूम है। बताइए कि इनमें से कौन सी एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है। जी हाँ दोस्तों, तीसरा इज द राइट आंसर, फास्ट। फास्ट एक कंप्यूटर भाषा नहीं है। सी, बेसिक और फोरट्रॉन ये कंप्यूटर की ही एक भाषाएं हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला और 13वें नंबर का प्रश्न है कि विश्व विरासत दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। जी दोस्तों, बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये एग्जाम में रिपीट हुआ है, इसलिए आपको इस क्वेश्चन को भी नोट करना है, क्योंकि आपको भी मालूम होगा कि हर एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन तिथियों से पूछे ही जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय दिवस से एक या दो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। हो सकता है यह प्रश्न आपको अगले एग्जाम में देखने को मिले कि विश्व विरासत दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। यह प्रश्न हमारा यूपी पुलिस में, जी हाँ दोस्तों, यूपी पुलिस एसआई, जी हाँ दोस्तों, यूपी पुलिस में जो एसआई की भर्ती हुई थी इसमें यह प्रश्न पूछा गया था। बताइए कमेंट करके। जी हाँ दोस्तों, चौथा इज द राइट आंसर, 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमारा अगला और 14वें नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है। जी हाँ दोस्तों, बार बार का रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए जीके की क्लास में हमें इस प्रश्न को रखना पड़ा, क्योंकि बार बार का रिपीटेड क्वेश्चन है, हो सकता है आपके अगले एग्जाम में पूछ लिया जाए, इसलिए हमको इस प्रश्न को बीच में रखना पड़ा। बताइए कि इन चारों में से पालस, नीलम, सब्जी और हीरा, इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा नहीं है। जी हाँ दोस्तों, तीसरा इज द राइट आंसर, सब्जी। सब्जी हमारा पुल्लिंग शब्द नहीं है। हमारा अगला 15वें नंबर का प्रश्न है कि तपोबल में कौन सी संधि है। जी हाँ दोस्तों, बार बार का रिपीटेड क्वेश्चन है। बताइए, यह प्रश्न हमारा टीटी में, जी हाँ दोस्तों, टीटी में पूछा गया प्रश्न है कि तपोबल में कौन सी संधि है। बताइए कमेंट करके।
जी दोस्तों, आकलन करिए, आप अपनी तैयारी का आकलन करिए, पूरी ईमानदारी के साथ बताइए कि आपको मालूम है कि तपोबल में कौन सी संधि है। हो सकता है यही प्रश्न आपके एग्जाम में आया और आप एग्जाम ही दे रहे हैं, 30 प्रश्नों का आप जीके का एग्जाम ही दे रहे हैं। बताइए कमेंट करके। जी दोस्तों, तीसरा इज द राइट आंसर, विसर्ग संधि। तपोबल में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। चलिए दोस्तों, अगला 16वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला 16वें नंबर का प्रश्न है कि पुष्पहीन पादपों को क्या कहा जाता है। जी दोस्तों, ये बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले आप इसको नोट करिए और रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए आप इसको रफ कॉपी में नोट करिए, अपने दोस्तों को बताइए बताइए और दोस्तों से भी पूछिए कि पुष्पहीन पादपों को क्या कहा जाता है। जी दोस्तों, क्रिप्टोगैम, पहला इज द राइट आंसर, क्रिप्टोगैम। पुष्पहीन पादपों को क्या कहा जाता है? क्रिप्टोगैम कहा जाता है। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हर रोज आपको ऐसे ही वीडियो बिना रुकावट के मिल सकें। चलिए दोस्तों, अगला 17वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। एक और बेहद ही इम्पोर्टेंट और हर बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है ये कि पादपों द्वारा अवशोषित जल का अतिरिक्त अंश किसके द्वारा बाहर निकाला जाता है। जी दोस्तों, परीक्षा का बेहद ही इम्पोर्टेंट और मनचाहा क्वेश्चन है। किसी भी एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा ये प्रश्न बार बार कि पादपों द्वारा अवशोषित जल का अतिरिक्त अंश किसके द्वारा बाहर निकल जाता है। बताइए। जी दोस्तों, तीसरा इज द राइट आंसर, वाष्पोत्सर्जन। जी दोस्तों, वाष्पोत्सर्जन के द्वारा पादपों में जो अवशोषित अतिरिक्त जल होता है वह बाहर निकल जाता है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला और 18वें नंबर का प्रश्न जो है यूपी पुलिस में। जी दोस्तों, यूपी पुलिस कांस्टेबल में 2018 में पूछा गया प्रश्न है ये। 2018 में पूछा गया था ये प्रश्न यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में। इस शरीर का कौन सा एंजाइम रक्त का थक्का बनाने में सहायता करता है। जी दोस्तों, यदि आपको इसका आंसर नहीं मालूम है तो आप इस क्वेश्चन को नोट करिए, और यदि मालूम है तो फटाक से कमेंट करके बताइए कि शरीर का कौन सा एंजाइम रक्त का थक्का बनाने में सहायता करता है। बेहद ही इंपॉर्टेंट और कई बार का एग्जाम का रिपीटेड क्वेश्चन है ये। दूसरा इज द राइट आंसर, थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन एक ऐसा एंजाइम है जो रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। हमारा अगला और 19वें नंबर का प्रश्न है कि तराइन का प्रथम युद्ध। जी दोस्तों, क्वेश्चन को आराम से पढ़ लीजिएगा। प्रथम युद्ध पूछा गया है। बताइए कि तराइन का प्रथम युद्ध में किनके बीच लड़ा गया था। आपको यह बताना है कि तराइन का युद्ध किनके बीच हुआ था, लेकिन यह जरूर ध्यान रखिएगा कि प्रथम युद्ध के बारे में पूछा गया है कि तराइन का प्रथम युद्ध किनके बीच लड़ा गया था। बताइए कमेंट करके, यह क्वेश्चन पूछा जाएगा 100% आपके अगले एग्जाम में। जी दोस्तों, तीसरा इज द राइट आंसर, पृथ्वीराज एवं मोहम्मद गौरी के बीच तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। आप कमेंट करके यदि आपको इसका आंसर मालूम है तो आप बताइए कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के बीच जो युद्ध हुआ था तराइन का प्रथम युद्ध, उसमें किसको जीत मिली थी। आप बताइए कि मोहम्मद गौरी को जीत मिली थी या पृथ्वीराज चौहान को जीत मिली थी। कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारा अगला और 20वें नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से दिल्ली का अंतिम सुल्तान कौन था। जी दोस्तों, यह हाल ही में पूछा गया प्रश्न। यह प्रश्न हमारा यूपी ट्रिपल एस सी। जी दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न ये कि निम्न में से दिल्ली का अंतिम सुल्तान कौन था। जी दोस्तों, पेट में पूछा गया था। यूपी ट्रिपल एस सी के पेट के एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया था कि दिल्ली का अंतिम सुल्तान कौन था। जी दोस्तों, चौथा द राइट आंसर, इब्राहिम लोदी। हमारा अगला और 21वें नंबर का प्रश्न है कि दक्षिण अफ्रीका में पालन की जाने वाली प्रजातीय भेदभाव नीति को क्या कहा जाता है। जी दोस्तों, ये बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह प्रश्न हमारा 2023 में, जी दोस्तों 2023 में पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। जी दोस्तों, पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया है यह प्रश्न, तो बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। बताइए कमेंट करके कि दक्षिण अफ्रीका में पालन की जाने वाली प्रजातीय भेदभाव नीति को क्या कहा जाता है। जय दोस्तों, तीसरा इज द राइट आंसर, रंग भेद। चलिए दोस्तों, अगला और 22वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। हमारा 22वें नंबर का प्रश्न यह है कि 49वीं समानांतर रेखा किन दो देशों को पृथक किया जाता है। जी दोस्तों, यह प्रश्न हमारा पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। 2023 में पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न था ये कि 49वीं समानांतर रेखा द्वारा किन दो देशों को पृथक किया जा सकता है। जी दोस्तों, आप ये बताइए कमेंट करके यदि आपको इसका आंसर मालूम है कि 49वीं समानांतर रेखा द्वारा, प्रश्न को बार बार पढ़िएगा कि 49वीं समानांतर रेखा द्वारा किन दो देशों को पृथक किया जा सकता है। जी दोस्तों, तीसरा इज द राइट आंसर, अमेरिका और कनाडा, इन दो देशों को 49वीं समानांतर रेखा द्वारा पृथक किया जा सकता है। दोस्तों, यदि आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, आपको पसंद आ रहे हैं प्रश्न, तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। यदि आप चाहते हैं कि यह चैनल बेहद ही इंपॉर्टेंट हो सकता है आपकी एग्जाम की दृष्टि से, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए दोस्तों, अगला और 23वें नंबर का प्रश्न देखते हैं।
हमारा अगला 23वें नंबर का प्रश्न है कि ज्वारीय वन को क्या कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, कमेंट करके बताइए कि ज्वारीय वन को क्या कहा जाता है। यह यूपी पुलिस, जी हाँ दोस्तों, यूपी पुलिस में पूछा गया प्रश्न है, बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, कई बार एग्जाम में रिपीट भी हो चुका है ये क्वेश्चन। बताइए कि ज्वारीय वन को क्या कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, चौथा इज द राइट आंसर, मैग्रोव वन। ज्वारीय वनों को क्या कहा जाता है, मैग्रोव वन कहा जाता है। चलिए दोस्तों, 24वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। हमारा 24वें नंबर का प्रश्न है कि जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, आपको इसका आंसर मालूम होगा, 100% मुझे विश्वास है कि आपको सभी को इसका आंसर मालूम होगा। इसलिए बिना देर किए सभी लोग कमेंट करके एक साथ बताइए कि जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, कमेंट करके फटाक से बताइएगा। हमारा अगला और 25वें नंबर का प्रश्न है कि तमिलनाडु का एक लोकप्रिय प्रसिद्ध त्यौहार कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, आपको मालूम ही होगा, आपने भी कई एग्जाम दिए होंगे तो आपको ये भी महसूस हुआ होगा कि हर एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं त्योहारों के बारे में। बताइए कि इनमें से कौन सा त्यौहार है जो तमिलनाडु का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। जी हाँ दोस्तों, दूसरा इधर राइट आंसर पोगल। पोगल तमिलनाडु का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। चलिए दोस्तों, 26वें नंबर का प्रश्न देखते हैं, बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, नोट जरूर कर लीजिएगा इस प्रश्न को। एक और बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जी हाँ दोस्तों, मैं कहता हूँ आप सबसे पहले, जी हाँ दोस्तों, बिना देर किए आप सबसे पहले इस क्वेश्चन को नोट करिए, क्योंकि देखिएगा आपको 100% ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। यह प्रश्न एसएससी का बेहद ही मनचाहा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है, क्योंकि वह किसी भी एग्जाम में आपको यह प्रश्न देखने को मिल जाएगा। एसएससी में बार बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है यह कि जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जनजाति में लिंगानुपात कितना है। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% आपके अगले एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसलिए नोट करने में कोताही नहीं करिएगा। बताइए जय दोस्तों, 990/10 1000। जय दोस्तों, 990 महिलाओं में 1000 पुरुषों की संख्या है। बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट जरूर कीजिएगा। हमारा अगला 27वें नंबर का प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में सामाजिकी वन की योजना कब शुरू की गई थी। जी हाँ दोस्तों, बेहद ही इंपॉर्टेंट और बार बार का रिपीटेड क्वेश्चन है ये। जी हाँ दोस्तों, नोट करिएगा इस क्वेश्चन को, बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि उत्तर प्रदेश में सामाजिकी वन की योजना की शुरुआत कब की गई थी। बार बार अलग अलग तरीकों से ये क्वेश्चन पूछा गया और रिपीटेड क्वेश्चन है। दूसरा इज द राइट आंसर, 1976 में उत्तर प्रदेश में सामाजिकी वन की योजना की शुरुआत की गई थी। 28वें नंबर का प्रश्न है कि बुद्धि चैतम के रचनाकार हैं। जी दोस्तों, बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये। बताइए कि बुद्धि चैतम के रचनाकार कौन है। जी दोस्तों, दूसरा इज द राइट आंसर, अश्व घोष बुद्धि चैतम के रचनाकार हैं। हमारा अगला और 29वें नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक अल्प प्राण व्यंजन नहीं है। जी दोस्तों, बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार का रिपीटेड क्वेश्चन है ये टीईटी में। जी दोस्तों, टीईटी के एग्जाम में सैकड़ों बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि निम्न में से कौन सा एक अल्प प्राण व्यंजन नहीं है। यदि आपके एग्जाम में हिंदी टॉपिक है तो यह प्रश्न आपके लिए रामबाण साबित होगा। बताइए। जय दोस्तों, खा। पहला इज द राइट आंसर, खा। निम्न में से कौन सा अल्प प्राण व्यंजन नहीं है, खा हमारा अल्प प्राण व्यंजन नहीं है। चलिए दोस्तों, अंतिम प्रश्न देखते हैं। हमारा अंतिम और 30वां प्रश्न है कि ऐसी अधिसूचना जो समाचार पत्रों में प्रकाशित होती है क्या कहलाती है। जय दोस्तों, बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार का एग्जाम का रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए इसको नोट जरूर करिएगा। यदि आपको आंसर मालूम है तो कमेंट करके बताइए कि ऐसी अधिसूचना जो समाचार पत्रों में प्रकाशित होती है क्या कहलाती है। जय दोस्तों, पहला ही द राइट आंसर, विज्ञप्ति। विज्ञप्ति कहलाती है। चलिए दोस्तों, आज के हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो बिना संकोच के वीडियो को लाइक करिए। यदि आपको लगता है कि यह चैनल हमारी तैयारी के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार साथियों, जीके ऑल एग्जाम फाइटर को जरूर याद रखिएगा।